हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग पढ़ते हैं गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि गणित विषय में हम लोग चैप्टर बहुत सारे हैं जो फिनिश कर चुके हैं और उन चैप्टर के बाद उनका चैप्टर रिवीजन भी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सांख्यिकी का चैप्टर रिवीजन पढ़ने वाले हैं। मतलब सांख्यिकी जो अध्याय है उसे किस तरह से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, किस किस तरह के उनके सवाल है और किस किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस विषय में या इस टॉपिक में जिसका नाम है सांख्यिकी और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। हम यहां पर बहुत सारे टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे टॉपिक हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे आपके भी सवाल होंगे जो आपको समझने होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई होगी, वो हम लोग यहां पर एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फटाफट एक लेक्चर में आपको सब कुछ हल कराने की गारंटी मेरी है। परंतु आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो आपको आगे पढ़ाऊंगा और जो भी आपको यहां पर विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मुफ्त है। इसका किसी भी व्यक्ति को आपको पेमेंट नहीं करना है। मतलब ये टोटली फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अपने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस नहीं देनी है, ना कोई सब्सक्रिप्शन प्लान है, ना आपसे कोई ये बोलने वाला है कि 2 या 3 वीडियो लेने के बाद देखने के बाद आपको इतने पैसे देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के रिवीजन की एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत भी जब सांख्यिकी पढ़ा था इसी को समझ के, इसी कॉन्सेप्ट उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। मान लीजिए 2 बल्लेबाज हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों में जो उनकी कुछ पारियों के मान दिए कि उनने हर पारी में कितने रन बनाए। 10 पारियां हैं, 10 पारियों में बल्लेबाज ए ने पहले ने 30 बनाए, 91 बनाए, फिर 0 बनाए, फिर 64, फिर 42, फिर 80, फिर 30, 5, 117 और 71। इस हिसाब से देखें तो बल्लेबाज ए का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 है और न्यूनतम स्कोर 0 है और उसके बीच में इन्होंने रन बनाए हैं। बल्लेबाज बी 53, 46, 48, 50, 53, 53, 53, 58, 60, 57 और 52 इतने रन बना रहे हैं। अब यहां एक बात सोचने की यह है कि अगर मुझे यह पहचानना हो कि कौन सा बल्लेबाज श्रेष्ठ है, जैसे मान लीजिए आपको T20 क्रिकेट के बारे में बात करनी है, तो बल्लेबाज ए उस कंडीशन में फिट है क्योंकि 117 रन बनाए, बहुत ज्यादा रन बनाए, ठीक है। या अगर मुझे यह देखना है कि कौन बल्लेबाज ज्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब सततता किसके रन में ज्यादा है, तो बल्लेबाज ए के रनों में सततता नहीं है। 30 से 91, 91 से 0, फिर 0 से 64, ऐसे बल्लेबाज बी के जितने भी रन है वो 50 के आसपास है। हर पारी में अर्धशतक तो नहीं है लेकिन रन जो है वो 50 के थोड़े से कम ही है, इस वजह से बल्लेबाज भी बेहतर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चलो एक काम करते हैं, दोनों का माध्य निकाल लेते हैं, जिसका माध्य ज्यादा वो विजेता। ऐसे ही होता है ना कक्षाओं में कि 1-2 विद्यार्थी है, 5-5 विषयों में उनके नंबर हैं तो नंबर का माध्य निकालते हैं, ठीक है कि चलो इतना नंबर आया, उसी को प्रतिशत में बदलते हैं। तो एक के 90%, एक के 80% बोले चलो ठीक है 90% वाला अच्छा पड़ता है, पर दोनों का माध्य निकाला तो 43 या 53 आया। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के कुल कितनी संख्या है 10 उनसे भाग दे दो, वैसे ही। उसके बाद माध्य का जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी है, माध्य का निकाली तो माध्य का भी पता चला कि दोनों की 53 है। तो अब मैं यहां पर कहूं कि माध्य और माध्यिका से यह पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आंकड़ा बहुत अच्छा है, परंतु अब हमें यहां यह देखने की आवश्यकता है कि कौन सा आंकड़ा बहुत अच्छा है या कौन सा बल्लेबाज बहुत अच्छा है। यह जानने के लिए हम माध्य, माध्यिका और बहुलक जो आपने कक्षा 10 में पढ़े हैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं 11वीं कक्षा में। जैसे मान लेते हैं हमने इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक संख्या फिक्स की, जिसे मैंने कहा 50। अब बल्लेबाज ए पहली पारी में उतरे और पूछा कि बल्लेबाज ए ने 50 से कितने, जो बल्लेबाज ए ने रन बनाए हैं उनका अंतर 50 से कितना है, तो बोले 30, 20 अंतर है क्योंकि इसने 20 कम बनाए हैं। बल्लेबाज बी ने 3 रन ज्यादा बनाए, मतलब 50 से ए का अंतर और बी का अंतर जो है वो 20 और 3 है। उसी तरह इसका अंतर 41 और 4 होगा, इसका अंतर तो 50 होगा और इसका 2 होगा, इसका अंतर 14 और इसका 0 होगा, इसका अंतर 8 होगा, इसका 3 होगा। मतलब अगर मैं देखूं तो बल्लेबाज ए की जो पारियां हैं उनका 50 से अंतर ज्यादा है बल्लेबाज बी की पारियों से।
तो मैं यहां पर एक शब्द का प्रयोग करूंगा कि विचलन। विचलन मतलब अंतर कितना है, तो बल्लेबाज ए का अंतर बल्लेबाज बी के अंतर की पारियों से ज्यादा है, इसलिए बल्लेबाज ए कभी कभी बहुत ज्यादा रन भी बना सकता है और कभी कभी बहुत कम रन भी बना सकता है, लेकिन बल्लेबाज बी 50 के आसपास ही रन बनाएगा। आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैं यहां कह सकता हूं कि बल्लेबाज बी कंसिस्टेंट ज्यादा है। तो यहां पर हमें माध्यिका और बहुलक से आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए हमने प्रकीर्णन की माप के बारे में आवश्यकता की। प्रकीर्णन की माप मतलब जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स है, कितना फैला हुआ है। जैसे बात करें बल्लेबाज ए का डेटा, तो बल्लेबाज ए का बेटा जीरो से लेकर 117 तक फैला हुआ है, लेकिन बल्लेबाज बी का डेटा इतना नहीं है, 46 से लेकर 60 तक फैला हुआ है। तो बल्लेबाज ए और बल्लेबाज बी के डेटा के बारे में बात करें तो बल्लेबाज ए का डेटा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, 0 से फिर आया 5 आया, फिर 30 आया, 71 आया, 42 आया, ऐसे 171 आया, 117 आया। बल्लेबाज बी के केस में ऐसा नहीं है, 46 है, 48 भी है, 50 भी है, 52 भी है, 60 भी है, 53 भी है, 58 भी है। तो इसका फैला हुआ डेटा कम है, तो इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, तो डिस्पर्जन को नापने के कुल 4 तरीके हैं। पहला तो है रेंज, जिसे परिसर कहा जाता है। दूसरा माध्य विचलन, ठीक है, जिसे आप कहते हैं मीन डेविएशन। तीसरा क्वार्टाइल डेविएशन मतलब चतुर्थक विचलन, और उसके बाद मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। कक्षा 11वीं में आप लोगों को परिसर पढ़ना है, माध्य विचलन, मानक विचलन पढ़ना है, पर क्वार्टाइल डेविएशन नहीं पढ़ना है। क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, और ये कोई अभी नहीं है, बहुत पहले से नहीं है। तो 1 बाय 1 सबके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहली बात आती है रेंज की। सिंपल सा टर्म है। रेंज का मतलब है जो भी डेटा है उसमें अधिकतम जो मान है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपने बल्लेबाज ए देखा था, ठीक है, तो बल्लेबाज ए के बारे में बात करूं तो ए का अधिकतम मान 117, न्यूनतम मान 0, तो इसका परिसर हुआ 117। कितना? 117। वहीं पर बल्लेबाज बी का जो अधिकतम मान है वो 60 है और इसका न्यूनतम मान 46 है, तो इसका परिसर हुआ 14। तो परिसर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखी है, तो इनका परिसर कितना? तो 100 माइनस 1। क्लियर है? बाकी माध्य विचलन के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा सिंपल सा टर्म है कि हर जो डेटा है, जो भी आपका डेटा है, जितने भी आपके आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को, वो आंकड़े माध्य से कितना अलग है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये आपका आंकड़े हैं बेसिकली, है ना। और ये जो आंकड़े हैं, इन सभी का माध्य अगर आप निकालने जाओगे तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकाला जाता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। अपन अभी देखने वाले हैं सूत्र को भी। इनका माध्य आ जाएगा 5 या 3। अब आप देखोगे बड़े गौर से कि ये जो आंकड़े हैं, ये 3 से, जैसे पहला वाला आंकड़ा है, तो 3 से 1 का अंतर जो है वो 2 है। मैं अंतर की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम है या ज्यादा है। 3 से 1 का अंतर 2 है, ठीक है। तो इससे जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर मैं यहां पर अंतर पता करने की कोशिश करूं तो ये अंतर 2 है 3 से। किससे अंतर? 3 से अंतर निकाल रहे हैं। इसका अंतर 1 है, इसका 0, इसका 1 और इसका फिर से 2। अब अगर इस अंतर का माध्य निकाल लिया जाए तो इसे कहा जाता है माध्य विचलन। इस अंतर का माध्य मतलब आपने क्या किया? 2 को 1 में जोड़ा, फिर 0 में जोड़ा, फिर 1 में जोड़ा, फिर 2 में जोड़ा, डिवाइडेड बाय कुल आंकड़े 5। तो 6 और 3, 3 और 3 6, मतलब 6/5, दैट मीन्स 1.2। ये जो माध्य है, ये आपने किससे अंतर निकाला? तो आपने अंतर निकाला है वास्तव में माध्य से। मतलब ये क्या था? ये माध्य था। तो आपने जो संख्याओं का अंतर निकाला वो किसके सापेक्ष निकाला? माध्य के सापेक्ष। हमने माध्य से अंतर निकाला तो वो माध्य के सापेक्ष है। तो
उसके बाद आपको जो अंतर मिला आपने उसका माध्य लिया। तो इसे बेसिकली यहां ऐसा कहा जाता है कि आपने माध्य निकाला पहले और फिर माध्य के सापेक्ष अंतर निकाला। तो माध्य के सापेक्ष फिर आपने माध्य निकाला, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन कुल दो तरीकों का होता है। माध्य विचलन दो तरीकों से निकाला जाता है। माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सबका माध्य निकाला 3 और आपने सबका माध्य के साथ अंतर निकाल लिया, वो था माध्य विचलन। अगर इस माध्य की जगह आप माध्यिका निकाल लेते, क्या निकाल लेते? माध्यिका, तो उसे कहा जाता था माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो बेसिकली माध्य विचलन दो तरीकों से निकाला जाता है। तो सर ये माध्यिका के, ये अगर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है तो ये माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका विचलन होना चाहिए, है ना। देखो आपके यहां पर दो स्टेप है। पहली स्टेप तो आप एक चीज पता करते हैं कि आप माध्य निकाल रहे हैं या माध्यिका निकाल रहे हैं। जो भी डेटा आएगा उसका माध्य या माध्यिका आपको निकालना पड़ेगा। इससे डिसाइड होगा कि आप माध्य के सापेक्ष माध्यिका निकाल रहे हैं या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन या माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो पहले आपको इन दोनों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप हर आंकड़े से अंतर निकालेंगे, ठीक है। और हर आंकड़े का अंतर निकलने के बाद आप इसका माध्य निकालेंगे। तो इस माध्य की वजह से माध्य विचलन। लेकिन यह विचलन किससे निकाला? तो अगर माध्य से निकाला तो माध्य विचलन, माध्यिका से निकाला तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य से निकाला तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो इस प्रकार से माध्य विचलन को हम दो तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं माध्य विचलन की बात करूं तो माध्य विचलन दो तरीकों से परिभाषित हो सकता है। एक तो माध्य के सापेक्ष, आपको प्रश्न में यह कहानी लिखी रहेगी कि आप माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालें या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालें। जैसे प्रश्न में लिखा रहेगा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो आपको पहले माध्य निकालना पड़ेगा, फिर अंतर निकालना पड़ेगा, फिर माध्य विचलन निकालना पड़ेगा। दूसरे केस में आपको लिखा रहेगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। और यह करने पे आपको प्रश्न में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। तो आपको पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी, बाद में माध्य विचलन निकालना पड़ेगा। तो अमूमनतः माध्य विचलन को अंग्रेजी में मीन डेविएशन कहा जाता है और इसीलिए इसे MD से निरूपित किया जाता है, दैट इज मीन डेविएशन, और जिसे कहते हैं माध्य विचलन। और यहां माध्य विचलन दो तरीकों से निकाला जाता है ना। एक शब्द होता है एक्स बार, एक्स बार को अपन कहते हैं माध्य, और दूसरा कहा जाता है एम का मतलब माध्यिका। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपने मीन डेविएशन निकाला, लेकिन किसके सापेक्ष? एक्स बार मतलब माध्य के सापेक्ष। यहां पर आपने मीन डेविएशन निकाला, लेकिन किसके सापेक्ष? मीडियन के सापेक्ष, दैट इज माध्यिका। तो जब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन तो MDM, या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन तो MDM, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन तो MDX, एक्स बार। अब आप ये देखिए कि आपके कुल आंकड़े कितने प्रकार के हैं, आपने कितने प्रकार के आंकड़े पढ़े हैं, है ना। हर आंकड़े में माध्य विचलन निकालने का तरीका तो लगभग समान है, लेकिन हर आंकड़े के लिए आपको माध्य और माध्यिका निकालनी पड़ेगी। अब आपने जो आंकड़े हैं वो कितने प्रकार से पढ़े उनको मैं आपको बता देता हूं, पहले आपको याद आ जाएगा। आपने आंकड़े जो है वो पहली बार ऐसे पढ़े हैं कि एक तो अवर्गीकृत आंकड़े, जैसे उदाहरण के लिए आपने कह दिया कि आपके सामने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 10 लिखा है, ये 12 लिखा है। ये आंकड़े वर्ग बनाकर नहीं बनाए गए हैं,
इन्हें अवर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। और दूसरे तरह के आंकड़े आते हैं वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत दो तरह के होते हैं। वर्गीकृत में बेसिकली आप वर्गीकृत का उदाहरण देने की कोशिश करें तो वर्गीकृत दो तरह से होते हैं। पहला तो है असतत बारंबारिता, असतत बारंबारिता। दूसरा है सतत बारंबारिता। अब जैसे उदाहरण के लिए आप अगर देखें तो असतत बारंबारिता में आप xi और fi लिख के सीधा सीधा लिखते थे कि एक xi है 1, दूसरा 2, तीसरा 5, और ये 10 बार आया है, ये 4 बार आया है और ये 3 बार आया है। ऐसे आंकड़े आपने देखे। सतत बारंबारिता में आप लोग कुछ इस तरह से देखते थे कि मान लीजिए एक वर्ग बना के दिया जाए और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण ये है, जैसे आपसे कहा जाए कि एक वर्ग बना है, वर्ग कुछ ना कुछ अंतराल में होगा कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, और इसकी आपने fi दे दी कि कितनी बार आया, ये 2 बार और ये 4 बार। तो कुल ऐसे 4 तरह के आपके आंकड़े, और इन चारों आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका निकालने के तरीके अलग अलग हैं। तो अपन 1 बाय 1 इन चारों आंकड़ों को पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि आंकड़े टोटल कितने तरह के। अब देखिए, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए भी माध्य के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकलेगा। वर्गीकृत में असतत और सतत के लिए भी सेम कहानी होगी। तो अगर मैं माध्य विचलन और यहां पर एक बनाऊं टेबल बड़ी सी, तो माध्य विचलन कुल इतने तरीकों से निकाला जाएगा। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, यहां पर भी माध्य के सापेक्ष के माध्यिका के सापेक्ष। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी के माध्य के सापेक्ष के माध्यिका के सापेक्ष। लेकिन वर्गीकृत में दो तरह के वर्ग बनते हैं, पहला असतत बारंबारिता, दूसरा सतत बारंबारिता। तो असतत बारंबारिता बंटन में भी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है। सतत में भी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है। कुल मिला के माध्य विचलन बहुत अलग अलग तरीकों से निकाला जाएगा, और यही आपको इस अध्याय में पढ़ना है। 60% तो यही चीज है। चलिए तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन के बारे में कहते हैं। आप अगर चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, वरना स्टेप जो है मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा जैसे कि अपन याद रखते हैं, फटाफट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास n प्रेक्षणों के आंकड़े दिए, x1 x2 x3 ऐसे लेकर xn तक। माध्य या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना में निम्नलिखित 4 चरण प्रयुक्त होते हैं। पहला, आपको यह पता करना होगा कि आपको किसके सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, मतलब माध्य या माध्यिका। यह कैसे पता चलेगा? प्रश्न में लिखा रहेगा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। अब आपको बोला है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए, तो जो आंकड़े हैं उन सभी का माध्य निकालिए। उसके बाद हर प्रेक्षण का, मतलब जो भी डेटा आपको दिया है उन सभी को अगर माध्य है तो माध्य में से घटाइए कुछ इस तरह से, या उन सभी में से माध्य को घटाइए। उन सभी में से माध्य को घटाने के बाद आपको उनका धनात्मक मान लेना है। जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा था 3 और माध्य था 5, तो 3 - 5 - 2, आपको उसे 2 लिखना है, -2 नहीं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको उसका निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद यह सूत्र लगा देना है। तो चलिए मैं आपको प्रश्नों के मदद से पूरा बताता हूं। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब माध्य विचलन क्या होगा, ये जितने भी आपने ये निरपेक्ष मान के साथ निरपेक्ष मान निकाले हैं प्रेक्षणों के, इन सभी का योग कर दो और n से भाग दे दो, जहां n कुल संख्या है। ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। तो एक प्रश्न अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मतलब यहां ऐसा सूत्र आ जाएगा। ठीक है, देखो, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो पहले इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। आपको प्रश्न में क्या बोला है कि आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष, देख लो दो चीजें जो मैं यहां पर आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। पहली तो है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। तो माध्य के सापेक्ष निकालना माध्य विचलन ही है ना। ये तो आपको करना ही है, लेकिन यहां प्रश्न में माध्यिका भी हो सकती है। तो सबसे पहले पहली स्टेप में आपको यह डिसाइड करना है कि ये जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं।
ये जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं, तो सर यहां आंकड़ों में वर्ग तो बना नहीं है कि 1 से 4 बना हो, 4 से 5 बना हो, ना कोई बारंबारिता है, ठीक है। तो आप इन्हें कहते हैं कि जो आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत है। कैसे है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद अवर्गीकृत आंकड़ों में भी, ठीक है, आपको यहां पर 2 चीजें देखनी है कि आंकड़े तो अवर्गीकृत है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहां पर यह देखनी है कि आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है, माध्य के सापेक्ष निकालना है। तो आपको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, माध्य। पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहली स्टेप में आपको ज्ञात करना पड़ेगा माध्य, ठीक है। आपको ये बोला था कि पहले तो ये देखिए कि जितने भी डेटा है उनको x1 x2 कह दो, तो ये अपना x1 है, ये x2 है, ये x3 x4, मतलब इन सभी को अपन xi से निरूपित करते हैं। अब अगर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो पहले इस तरह के डेटा में आप माध्य निकालिए। आप चाहे तो देख लीजिए, आपको मैंने कुल इतने तरह के डेटा बता दिए, ठीक है। बेसिकली हमने जो डेटा पढ़े हैं वो ऐसे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। अवर्गीकृत में हमारे सामने एक प्रश्न ये है कि आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य क्या होता है अवर्गीकृत में, तो इसको निकाला ऐसे जाता है, जितने भी आंकड़े हैं उन सभी का योग कर दो और n से भाग दे दो। जहां n क्या है, n का मतलब है कुल आंकड़े, n का मतलब है कुल आंकड़े कितने हैं। तो कुल आंकड़े कैसे निकालेंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n का मान तो यहां आया 8। अब उसके बाद सारे आंकड़ों का योग कितना है, पहली स्टेप सारे आंकड़ों का योग निकाला जाए। मतलब आपने 1 4 का 7 में योग किया, फिर 8 में योग किया, ठीक है, फिर 9 में योग किया, फिर 10 में योग किया, फिर 12 13 और 17 में योग किया। जोड़ के देखो कितना आता है, पीछे से जोड़ो, सिंपल रहेगा। 13 12 30, 30 और 12 42, 13 और 17 30, 30 और 12 42, 42 10 52, 52 और 9 61, 61 और 8 69, 69 प्लस 7 76 प्लस 4 80। तो ये आया 80 के बराबर। कितना आया, 80। तो पहली स्टेप आपको निकालना था माध्य। माध्य बड़ी आसानी से निकलता है कि जितना भी आंकड़ा है अवर्गीकृत के केस में उन सभी को n से भाग दे दो। आपने 80 को 8 से भाग दिया तो आपके सामने माध्य निकल कर आया है 10। अब आपको क्या करना है पता है, आपको हर आंकड़े में से माध्य को घटाना है। दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप यह है कि मैं हर आंकड़े में से माध्य को घटाऊंगा। ये क्या आएगा, तो जैसे 4 में से आप माध्य को घटाएंगे तो 4 में से माध्य को घटाया तो -6, 7 में से माध्य को घटाया तो -3, है ना। उसके बाद आंकड़ा कौन है, 8 में से 10 को घटाया तो -3, 9 में से 10 को घटाया तो -1, 10 में से 10 को घटाया तो 0, 12 में से 10 को घटाया तो 2, 13 में से 10 को घटाया तो 3 और 17 में से 10 को घटाया तो 7। इस प्रकार ये आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। चौथे स्टेप में, तीसरे स्टेप में आप करने वाले हैं यहां पर कुछ ऐसा, हर आंकड़े का जो आपने ऊपर अंतर निकाला है, जितना भी आपने अंतर निकाला है ना, अगर वो धनात्मक है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, अगर वो ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक करो। ये मापांक, मापांक का मतलब क्या होता है, जो संख्या ऋणात्मक उसको धनात्मक। ये 2 डंडे लगाकर अपन फलन पढ़ते ना ऐसा एक, इसका मतलब क्या है 5, इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब 5। तो चाहे संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, मापांक का मतलब निरपेक्ष मान, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो यहां से ये मिलेगा 6, यहां 3, यहां 2, यहां 1, 0, 2, 3 और 7। तो अपन निकालने जा रहे हैं चौथी स्टेप, जो है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। सीधा सीधा अब आपका आंसर है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। x बार, सिंपल सा,
जितना भी x में से xi आया है घटाने के बाद, उन सभी का निरपेक्ष मान को जोड़कर n से भाग दे दो। मतलब जो आपने तीसरी स्टेप में निकाला है, ये चिन्ह का मतलब क्या है? ये चिन्ह का प्रयोग हम जोड़ के लिए करते हैं ना। आई होप ये याद है आप लोगों को, अपन इस पे बहुत सारे चैप्टर पढ़ भी चुके हैं पहले। इस चिन्ह का मतलब होता है जोड़। तो यहां पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का मतलब है एम डी एक्स बार, यहां एक्स बार नहीं लिखना था, एम डी एक्स बार, जिसका मतलब है इन सभी को जोड़ दो। 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय n, n मतलब 8 प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो 6 3 9 9 और 2 11 और 1 12 12 + 0 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और 4 17 और 7 24, तो ये मिलेगा 24/8 विच इज 3। यही आपका आंसर भी है। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन 3 के बराबर है। इस प्रश्न का ये सीधा सीधा उत्तर है। क्लियर है क्या? तो ये है प्रश्न नंबर 1। इसी तरह का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि आपने कैलकुलेट करना था, कर सकते हैं। आपको यहां माध्य के सापेक्ष निकालना था, तो अवर्गीकृत आंकड़ों में सबसे जरूरी बात है कि माध्य ऐसे निकाला जाता है। अभी बात करेंगे माध्यिका की, वो कैसे निकलेगा। तो आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन प्रश्न में बोला है। देखो यहां माध्य विचलन तो निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष। तो आपकी पहली स्टेप क्या होगी? माध्यिका कैलकुलेट करना। माध्यिका क्या है ये कैलकुलेट किया जाए। आंकड़े कैसे हैं? अभी भी अवर्गीकृत हैं, वर्ग बना के नहीं लिखा इन लोगों को। अवर्गीकृत ही है, तो अपन ने लिखा कि भाई साहब माध्यिका m है और ये अवर्गीकृत है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में? तो सबसे पहले सारे आंकड़ों को माध्यिका निकालने के लिए या तो आप घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कक्षा 9वीं में आपने सीखा था ये। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे क्रम में जमाते हैं। ठीक है, क्रम या तो ये घटता या बढ़ता। मैं बढ़ते क्रम में लिखता हूं, सभी लोग बढ़ते क्रम में ज्यादा लिखते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आए। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा मान सबसे पहले तो 11, ये आंकड़े जो दिए उसमें से 11 और दूसरी बार भी 11, तो 11 11 को लिखा, 11 से 11 हट गए। उसके बाद 12, तो 12 भी लिख दो। उसके बाद कहीं 12 है नहीं है, 2 बार 13 है तो 13 13 लिखो। ठीक है, उसके बाद 14, अच्छा 10 भी था, सबसे शुरुआत में तो 10 था, लिखा ही नहीं से तो ओके। उसके बाद आएगा 14, ठीक है, तो अपन ने लिखा 14 ओके। उसके बाद कहीं 16 है, 15 तो नहीं है, 16 ही है, तो 16 और फिर 16। उसके बाद 2 बार 17 है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 2 बार 17 है, 17 17, और उसके बाद आखिरी में 18 है। यही है क्या? 17 17 और 18। अब इन आंकड़ों को एक बार गिन लीजिए, कुल आंकड़े कितने हैं, क्लियर हो जाएगी पिक्चर। कुल आंकड़े कितने? यहां n का जो मान है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां पर भी 12 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। n का मान 12 है। अब अवर्गीकृत आंकड़ों में आप माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि n एक सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, जैसे यहां तो आपको n एक सम संख्या दिख रही है, लेकिन अगर मैं अवर्गीकृत आंकड़ों में बात करूं माध्यिका के बारे में, अगर अपन अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका के बारे में बात करें, ये जो फॉर्मूले दिखा रहा हूं, जो चीजें लिखा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आपको माध्य और माध्यिका कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप n का मान पता करते हैं, n सम है या विषम है। अगर सम है तो बड़ा सिंपल है, n अगर सम है या विषम है, आप इसे क्रम में जमाने के बाद बात करेंगे ना, क्रम में तो पहले जमाना ही है। n अगर एक सम संख्या है तो माध्य इस केस में एक तो n को आधा कर दो, ये वाला पद, और इसमें आधा करके 1 जोड़ दो, मतलब n/2 प्लस 1 वाला पद। ये जो 2 पद है ना, इन दोनों पदों का मध्य बिंदु ले लिया जाए, तो यह है m माध्यिका।
और दूसरा केस आ सकता है कि n एक विषम संख्या हो, विषम मतलब ऑड नंबर। अगर ये एक विषम संख्या होती है तो आप यहां पर m को साफ साफ तौर पर ऐसा लिख सकते हैं कि m जो है वो n में एक जोड़ने के बाद आधा कर दो, ये वाला पद है। आपको प्रश्न में mn क्या है, प्रश्न में n यहां पर 12 है, तो माध्यिका जो होगी सूत्र के हिसाब से m कितना आना चाहिए, m मतलब माध्यिका ना, कितना आना चाहिए, n को आधा करके वो वाला पद और आधा करके एक जोड़ने वाला पद। तो n अगर 12 है तो n बटा 2 कितना आएगा, n बटा 2 मतलब 12 बटा 2 6, तो मतलब छठा पद प्लस सातवां पद, इन दोनों का माध्य आपका माध्यिका होगी, मतलब इन दोनों का बटा 2। तो छठा पद कितना गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये मिला 13। ठीक है, सातवां पद 1 2 3 4 5 6 7, ये मिला सातवां पद बटा 2। क्या ये सब ठीक है? एक बार फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। कुल पद है हमारे पास 12, यहां पर अपन ने 12 पद लिख दिए, क्या लिख दिए, तो 13 और 14 हुए 27, 27 बटा 2 मतलब 13.5। 13.5 माध्यिका है। हर आंकड़े को आपको माध्यिका से घटाना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप क्या करेंगे, अब आप दूसरी स्टेप में क्या निकाल रहे हैं, मतलब तीसरी स्टेप, ये बेसिकली माध्यिका निकाली। दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हर आंकड़े को माध्यिका से घटाएंगे, और तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, घटाने के बाद जो धनात्मक मान है वो लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको देखना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यार मैं दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप को क्लब कर दूं क्या। क्लब मतलब मैं 10 में से माध्यिका को घटाऊंगा, xi में से माध्यिका, ये सभी xi है। अगर मैं xi में से मतलब 10 में से 13.5 घटाऊंगा तो -2.5 आएगा, और अगली स्टेप में उसको पॉजिटिव करूंगा। तो मैं डायरेक्टली यहीं इसको पॉजिटिव करके लिख दूं ना, कौन सा नंबर कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे। मतलब आपको कुछ नहीं करना, 10 में से 13.5 गए तो 3.5 ऋणात्मक, उसे धनात्मक लिखो बस। 11 में से 13.5 गए या 13.5 में से 11 गए तो 2.5, लेकिन ये 2.5 दो बार आएंगे क्योंकि 11 जो है वो 2 बार है। 12 में से ये चीज गई तो 1.5 ऋणात्मक आएगा, हमको धनात्मक मान लेने हैं। 13 में से 13 गया तो 0, फिर 13 में से 13 गए तो 0, 14 में से 13 गए तो 0.5, ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है। 16 में से 13 गए तो 16 में से 14 गए तो 2, 0.5 और जोड़ दो तो 2.5, और बाद में एक और बार 16 है तो 2.5। 17 में से 13.5 गए तो 3.5, और 3.5 कितनी बार है, 2 बार है, और 18 में से ये गए तो 4.5। अब डायरेक्टली आप तीसरी स्टेप में क्या निकालिए, सीधा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, खत्म, और कुछ नहीं। MDM कैसे निकलता है ये, तो जितना भी हमने दूसरी स्टेप में डेटा निकाला उन सभी को जोड़कर n से भाग दे दो, n का मान 12 है, तो उन सभी को जोड़ो कितना आ रहा है। ठीक है, तो MDM माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो 3.5 को 2.5 में जोड़ा, एक काम करते हैं ना, 0.5 को बाद में जोड़ लेंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 प्लस 0.5 को जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0.5 10 बार है, मतलब 5 बटा कुल 12, तो 22 और 5 27, 27 बटा 12, ये आपका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है, MDM। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है, ये माध्यिका है, और उसी तरह से आप माध्य भी निकाल, मतलब माध्य का तो सिंपल तरीका है। ठीक है, ये माध्यिका है, और अगर आप यहां पर माध्य का सूत्र लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख लेते हैं, माध्य कैसा होता है। तो इस केस में माध्य जिसे आप x बार कहते हैं वो होता है जितना भी आंकड़ा है xi उसको भाग दे दिया जाए n से जोड़ने के बाद। तो बस ये था अवर्गीकृत आंकड़े। क्लियर है क्या? अभी हम बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। आई होप आपको ये सब क्लियर है। आगे बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। तो वर्गीकृत आंकड़े 2 तरह के वर्ग में डिवाइड होते हैं।
पहला असतत बारंबारिता और दूसरा सतत बारंबारिता। तो यहां पर हम असतत बारंबारिता बंटन के लिए बात करने वाले हैं। कौन से बंटन के लिए? असतत बारंबारिता। अब यह असतत बारंबारिता क्या होती है इसके बारे में आई होप आप लोगों को पता हो। मैं छोटा सा उदाहरण और देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि एक्स आई है, उसका एफ आई है। अब एक्स आई और एफ आई आपको दिया जाता है कि एक्स आई मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसका एफ आई ये 3 बार आया, ये 4 बार आया, ये 5 बार आया, ये 6 बार और ये 7 बार। मतलब बेसिकली 7 बार नहीं, अपन इसको थोड़ा कम ले लेते हैं। ये 1 बार आया, ये 2 बार और ये 3 बार आया, ऐसा कर लेते हैं। इस आंकड़े का मतलब ये है कि 1 आया था 3 बार, 1, 1 और 3। 1 कितनी बार आया था? 3 बार, ऐसे लिखे हुए थे आंकड़े। 2 आया था 4 बार, तो 2 2 2। उसके बाद 3 आया था 1 बार, 4 भी आया 2 बार और 5 भी आया 3 बार। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि यहां पर जो आंकड़े हैं वो इस तरह से दिए थे। अब इतने सारे आंकड़े कौन लिखे बार बार? जैसा कि पुराने सवाल में था कि 17 2 बार आया था, 16 2 बार आया, तो हमने क्या किया, इनका वर्ग बना दिया कि x जो है वो 1 है और वो 3 बार आया है, 2 जो है वो 4 बार आया है। तो अवर्गीकृत या असतत बारंबारिता जो है कोई स्पेशल केस नहीं है। अवर्गीकृत को बारंबारिता दे दी गई कि भाई जो 1 को मैं 4 बार लिख रहा हूं उसको ऐसा लिख दो ना कि 1 आया 4 बार या 2 आया 4 बार, ऐसा। अब इसके केस में आपको 2 चीजें निकालनी पड़ती है। क्या? सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप इसका माध्य निकालने जाएंगे, है ना, तो माध्य निकालने के लिए आपको छोटी सी बात यह समझने की आवश्यकता है कि जो भी माध्य आप निकालेंगे, माध्य के लिए क्या करते हैं? तो माध्य के लिए सर हम सबसे पहले सारे आंकड़ों को लिखते हैं ना। देखो, आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, वो बात की बात है। पर आपको सबसे पहले ऐसे आंकड़े में माध्य और माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो पहले माध्य के बारे में बात कर लेते हैं कि माध्य कैसे निकलेगा। तो माध्य बड़ा सिंपल है यार। देखो, इन सभी को जोड़ना है ना। 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 2 + 2। तो सीधा सीधा ऐसे नहीं लिखूं कि मैं 1 को 3 में गुणा कर दूं, 1 + 1 + 1 लिखने की बजाय। अगर 2 4 बार आया है तो 2 का 4 में गुणा कर दूं, 3 1 बार आया है। मतलब साफ साफ बात है कि हर आंकड़े का जो भी आपके सामने एक्स आई और एफ आई दिया है उनका आपको गुणा कर देना है। तो अगर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाले तो आपको इस टेबल में एक नई चीज जोड़नी पड़ेगी, एक्स आई का एफ आई में गुणा। उसके बाद आपको यह निकालना है कि कुल आंकड़े कितने। तो कुल आंकड़े मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसका मतलब तो ये नहीं, ये का मतलब क्या, ये 1 3 बार आया तो 3, तो ये 4, ये मतलब इन सभी का योग करोगे तो कुल आंकड़े आ जाएंगे। तो इसका मतलब आप n से भाग दे दीजिए, जहां n का मतलब है सारी एफ आई का योग। ये माध्य है। माध्यिका, तो माध्यिका बड़ी सिंपल है। अगर आपको माध्य निकालना है तो ये तरकीब है, ठीक है। अगर इसी केस में माध्यिका पता करनी हो तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक्स आई और एफ आई तो लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। जैसे इस प्रश्न में है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और उसके बाद यहां पर 3 4 3 4 ऐसे कुछ दिया हुआ है आंकड़े। तो यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 3 है। उसके बाद आप सी एफ निकालेंगे। सी एफ को कहा जाता है संचयी बारंबारिता। मतलब सीधा सीधा के 3 को तो 3 लिख दो, बारंबारिता से संचयी बारंबारिता बनेगी, 3 लिख दिया। अब इस 3 में ये 4 जोड़ दो, 3 और 4 जोड़ दिए तो कितने हुए, 7 हो गए। इस 7 में ये 1 जोड़ दो तो 8, इस 8 में 2 जोड़ दिया तो 10, 10 में जो जोड़ दिए तो 13। ये जो आखिरी वाली संचयी बारंबारिता है ना, ये जो है, जो लास्ट वाली है, ये सारी बारंबारिताओं का योग होती है। क्योंकि अपन ऐसे ही ला, इसमें ये जोड़ दो उसमें ये जोड़ दो, तो इन सभी का जोड़ करोगे ना तो ये भी 13 आएगा और ये भी 13 है। आखिरी वाली जो संचयी बारंबारिता है वो 13 है। अब आपको क्या करना है, ये n के बराबर है वास्तव में। अब आपको n का करना है आधा, n का आधा। अब बेसिकली देखो, सबसे बड़ी बात है कि n तो है 6.6 मतलब 13,
मतलब 13/2 आपका n आएगा। n क्या है? एक सम संख्या, या यहां पर n एक विषम संख्या है। तो आप ये सोचने की कोशिश करो कि 13 वाली जो ये टोटल मिलके 13 हुए हैं, ठीक है, तो 13 का आधा 6.5 आएगा। जब आपको ये पता है कि n जब विषम आता है ऐसे आंकड़ों में, तो अपन माध्य का इस सूत्र की मदद से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 14, n/2 नहीं निकालेंगे, 13 में एक जोड़ देंगे, तो माध्य का जो हो जाएगी वो मिलेगी n+1/2 ये वाला पद। और ये कैसे, 13 में एक जोड़ा तो 14, 14/2 मतलब 7वां पद। अब 7वां पद कैसे निकलेगा, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, कौन सी संचयी बारंबारिता 7 है, तो ये 3 और 4 इसमें जोड़ोगे तो 7वां पद तो ये है, 7वां पद 2 के बराबर, तो 7वां पद 2 आपकी माध्यिका है। चाहो तो देख लो, माध्यिका का मतलब वो मान जो मध्य में होता है, तो ये 3 यहां से काटे, ये 3 यहां से काटे, 1 2 3 1 2 3, मध्य में बचा 2। अब अगर ये 7 की जगह 9 आता तो सीधी सीधी बात है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो 10 तक यहां है ना, मतलब 8 तो ये हो गए, ठीक है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मतलब 8 के बाद 9वां और 10वां पद 4 है, तो 9वां पद 4 आ जाता। ये आप लोग पढ़ के रखे हो। तो माध्यिका और माध्य निकालने के बाद ऐसे केसेस में आपको कुछ नहीं करना, पहली अगर आप इसे mdx कहते हो और mdm कहते हो, क्या कहते हो कि ये तो mdx बार है, मतलब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ये माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो आपके सामने दो छोटे छोटे सूत्र आते हैं। पहला जो सूत्र है वो ऐसा है कि माध्य के सापेक्ष अगर मैं माध्य विचलन निकालूं तो वो है जितना भी आपने हर आंकड़े में से x बार को घटाना है, प्रोसेस वही है, और उसके बाद आपको यहां fi से गुणा करना है और उसके बाद सारे n से भाग दे देना है। और अगर दूसरा आपको यहां माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो तो भी आप यही करेंगे, बस किस में से किसको घटाएंगे, माध्यिका में से, और निकालेंगे क्या, n, जहां n का मतलब है सारी माध्यिकाओं का योग या सारी बारंबारिताओं का योग। अब आपको टेबल दी रहेगी, ठीक है, xi और fi दिया रहेगा। अब आपको पहले क्या करना है, पहले यह डिसाइड करना है कि हमें माध्य के सापेक्ष निकालना है कि माध्यिका के सापेक्ष निकालना है। जैसे अगर आपको यहां पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो तो आपको, मतलब पहले वाला जो केस है अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जितना भी xi fi आपने लिखा है प्रश्न में दिया रहेगा, तो आपको पहले तो माध्य कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो आपने सबसे पहले एक मतलब उस इन दोनों की मदद से माध्य कैलकुलेट करने के लिए हर xi में से fi को गुणा किया और उसके बाद माध्य निकाला। वो कैसे निकलेगा, हर xi को fi से गुणा भाग देकर, अपने सूत्र भी लिखा था, हर xi को fi से गुणा करने के बाद ये जो योग निकाला, इसका योग को इसके योग से भाग दे देंगे, आपको माध्य मिलेगा। मतलब जितना भी fi xi है उसको डिवाइडेड बाय सारे fi का जोड़। उसके बाद जो आपने माध्य निकाला है, हर आंकड़े में से आप माध्य को घटाकर उसका निरपेक्ष मान मतलब धनात्मक मान ले लीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। अगर आप यहां पर md, मतलब बेसिकली उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको हर आंकड़े को माध्यिका से, मतलब जो आखिरी टेबल है उसको इससे गुणा करनी है, इसको बारंबारिता से। आपने हर आंकड़े में से माध्य को घटा के निरपेक्ष मान निकाला, फिर निरपेक्ष मान को हर उसकी बारंबारिता में गुणा करना है। बारंबारिता में गुणा करने के बाद जो है उसका योग करके n से भाग दे दो, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। अगर यहीं पर आपको दूसरे केस में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बोल दिया जाए कि निकालिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है, तो कुछ नहीं करना, xi fi तो दिया रहेगा, आपको यहां cf निकालनी पड़ेगी। cf की मदद से माध्यिका निकालेंगे, पता करेंगे कि सम है या विषम है।
उसके बाद सेम प्रोसेस है, हर x में से माध्यिका को घटाओ और उसके बाद हर fi को x में से माध्यिका को घटाने के बाद गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो और उसके बाद बाकी n से जोड़ने के बाद n से भाग दे दो। ये तरीका है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे प्रश्नों के साथ। ठीक है, निम्नलिखित, ये प्रश्न जो है वो आपकी किताब से लिए हैं, इसीलिए यहां 15.1 का छठा सवाल है जो आपकी किताब में आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आपके सामने कुछ आंकड़े हैं और उनका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो मैं यहां पर इस बात को लेकर तो क्लियर हूं कि मुझे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए, और अगर मुझे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए तो पहले मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाई छोटी सी, जिसमें मैं xi लिखूंगा और उसके साथ में यहां fi लिखूंगा। ठीक है, अब देखो, और उसके बाद हर xi का fi में गुणा करूंगा। माध्य निकालने का तरीका यही होता है। तो 10 है, ठीक है, 30 है, 50 है, 70 और 90। उसके बाद 4, 24, 28, 16 और 8। अब अगर आपने इनका इसमें गुणा किया तो 4 का 10 में गुणा 40, 24 का 3 में गुणा किया 720, 28 का 5 में गुणा किया तो 20 का 5 में गुणा किया तो 100, 28 8 का 5 में गुणा किया तो 40, तो 140, एक जीरो पहले से थी, 1400। ठीक है, उसके बाद आपने 70 का 16 में गुणा किया तो 6 7 42 हासिल 2 और ये 112। उसके बाद 9 का 8 में गुणा किया तो 720। इस प्रकार से ये योग आपके सामने आया। इस योग को आपने सबसे पहले निकाला कि मुझे माध्य निकालना है, तो मैं दो चीजें निकालूंगा। पहले तो माध्य निकालने के लिए मैं जा रहा हूं, और अगर मैं माध्य निकालने के लिए जा रहा हूं तो सारे fi और xi का योग कितना है। fi xi मतलब इन सभी का योग 0 0 0 0। ओके, उसके बाद 4 2 6, 6 और 4 10 हासिल 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, एक पहले का 20 हासिल वाला एक था ना अपने पास, और ये मिले 1 और 1 2 और 2 4। और उसके बाद आपने n भी निकाला। n का मतलब है कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या का मतलब है सारे fi का योग, मतलब इन सभी का योग। ठीक है, तो 4 और 24 28, 28 दूना 56, 56 और 10 66, 66 और 6 72, 72 और 8 80। तो ये आए कुल 80। अब आप सबसे पहले निकालते हैं माध्य। माध्य कैसे निकलेगा? तो माध्य कुछ इस तरह से निकलेगा कि जितने भी आंकड़े fi xi वाले हैं इनको आपने n से भाग दे दिया, मतलब आप 4000 को 80 से भाग दे देंगे तो 50 आएगा। ये आपका माध्य है। माध्य निकालने के बाद आप फिर से बढ़ गए अगले आंकड़े की तरफ। क्या कि अब आप अगली स्टेप में हर xi में से 50 को घटाकर उसका धनात्मक मान लिखेंगे। हर xi में से क्या करेंगे? 50 को घटाकर उसका धनात्मक मान लिखेंगे। कैसे? 10 में से 50 गए तो बचे 40 धनात्मक मान, 30 में से 50 गए तो बचे 20, 50 में से 50 गए तो 0, 20 और यहां पर फिर 40। देख लो, ये हुआ। अब जो xi fi आपने निकाला है, मतलब ये जो आंकड़ा है इसको आपको गुणा करना है हर आंकड़े में, कुछ इस तरह से। देखो कैसे, 4 में 40 का गुणा किया तो 160, ठीक है। 24 में 2 का गुणा किया तो 48 और आगे 0 है, ठीक है। 28 का 0 में गुणा, बहुत अच्छी बात है। 16 का 20 में गुणा 32 तो 320, और उसके बाद 8 का 4 में गुणा 32 और यहां पर फिर 0, ये 0, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 1 12 पहले से था। तो अब आप सेकंड केस में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने जा रहे हैं, और उसको निकालने का तरीका, जितना भी आंकड़ा आपने fi में x में से x बार घटाकर निकाला है उन सभी को n से भाग दे दो,
तो 1280 को 50 से भाग दे दिया जाए तो ये मिला 128 बटा 5, 25 को 5 से 125 को भाग देने पर 25, तो मिला 25.6। ये आपका सही जवाब है। हर आंकड़े का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ऐसा है। एमडी एक्स बार का मतलब अपन निरूपित कर चुके हैं, इसका मतलब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलो यार, तो आई होप इसको आप यहां के टेबल से भी देख सकते हैं। हमने जो टेबल बनाई वो पूरी तरह से सत्य है, कुछ इस तरह से ये टेबल बनी थी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। तो माध्यिका के सापेक्ष जब माध्य विचलन निकाला जाएगा तो आपके सामने आंकड़े हैं, कुछ इस तरह से दिए हैं 15, 21, 27, 30, 35 और 30 या 3, 5, 6 और 8, और यहां पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। किसके? माध्य विचलन तो निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले माध्यिका। वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपन एक टेबल अलग बना लेंगे इसकी। चलो, आपको आंकड़े दिए हैं XI और उसका FI। क्या क्या है ये नोट करो पहले। 15, 21, 27, 30, 35। तो 15, 21, 27, 30 और 35। आफ्टर दैट 3, 5, 6, 7, 8। तो 3, 5, 6, 7 और 8। अब उसके बाद जब आप माध्यिका निकालते हैं तो आप CF निकालते हैं। CF मतलब आप हर आंकड़े में कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। क्या? संचयी बारंबारिता का मतलब CF होता है, अपन इसका डिस्कशन कर चुके हैं। CF का मतलब संचयी बारंबारिता कैसे निकालेंगे? 3 को 3 लिखा, 3 में 5 का ऐड किया, 8 में फिर जो आया 8, 8 को 6 में जोड़ा 14, 14 को 7 में जोड़ा 21 और 21 को 8 में जोड़ा 29। तो कुल आंकड़ों की संख्या n जो आई है, यहां पर ध्यान से देखिए, आखिरी वाला n होता है, मतलब इन सभी का योग 29 आना चाहिए। जोड़ के देख लो, 8, 6, 14, 14 और 7, 21 और 8, 28, तो ये भी 29 है। आखिरी वाली बारंबारिता भी 29 है। अब आप ये देखिए कि 29 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, देख लो फटाफट फटाफट। ऐसे ही संचयी बारंबारिता बनती है CF करके, 29 आई। अब 29 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम संख्या है। अगर ये एक विषम संख्या है तो इसका माध्यिका कैसे निकलेगी? n में 1 जोड़ने के बाद आधा कर दो ये वाला पद। ठीक है, तो इस केस में n में 1 जोड़ा, मतलब अगर n का मान 29 है तो फटाफट बताओ n का मतलब जितना भी C या F है उन सभी का योग, और वो आया 29। तो माध्यिका कितनी निकलेगी? 29 में 1 जोड़ने के बाद बटा 2वां पद, ये मिलेगा 15वां पद। कौन सा? 15वां पद। इतना क्लियर है? तो 15वां पद यहां से कौन सा है? तो 15वां पद देखो, 3, 4, 8, 14 तक तो ये पद है, 14 तक ये पद है। तो उसके बाद 15 से 21 तक जितने भी पद है वो 30 है। तो 15वां पद कौन सा है? 30 आया। ये आपकी माध्यिका है। तो माध्यिका इस केस में कितनी आई? m बराबर 30। अब उसके बाद क्या? उसके बाद हर पद में से आप माध्यिका को घटाएंगे। अगला तो यही स्टेप है जो सब में कॉमन था कि हर XI में से माध्यिका को घटानी पड़ेगी। 15वें पद का मान 29 है। हर माध्यिका में से अगर m को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? या हर आंकड़े में से m को घटा के निरपेक्ष मान लेना है। 15 में से 29 को घटाया तो 14, या m का मान 30 है, सॉरी 30 में से अगर 15 को घटाया तो आपको 15 मिलेगा धनात्मक मान के साथ, ऋणात्मक भूल जाओ। 21 में से 30 गए तो 9, यहां 3, यहां 0 और यहां 5। m का मान साफ साफ तौर पे यहां पर 30 है। अब आखिरी वाली टेबल को FI में गुणा कर दो। आखिरी वाली टेबल को FI में गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना। FI मतलब ये 15 का 3 में गुणा 45, 9 का 5 में गुणा 45, 18, 0, 40।
इन सभी का योग आपकी प्राथमिकता है। माध्य के सापेक्ष अगर आप माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे तो ये सीधा सीधा मिलेगा एम डी एम, और सूत्र होता है इसका जितना भी आपने एफ आई साथ में एक्स आई माइनस एम निकाला है उन सभी को सारे एफ आई से भाग दे दो। ये योग कितना आएगा करके देखो, 45 45 90 90 और 30 40 130 130 में 18 जोड़ा तो 148, तो 148 डिवाइड बाय 29, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या इसको सिंपल किया जा सकता है? मे बी 29 तो एक अभाज्य संख्या है और 29 के पहाड़े में कहीं मुझे नहीं लगता कि 148 आना चाहिए, है ना। सो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है, कोई पीड़ा परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। अब कहानी आती है सतत बारंबारिता बंटन की। किसकी? सतत बारंबारिता। सतत बारंबारिता बंटन में माध्य और माध्यिका के सापेक्ष ही आपको यहां पर माध्य विचलन निकालना है। देख लीजिए, हमें यहां पर भी वही काम करना है। तो देखो कुछ नहीं, यहां पे जो आंकड़े दिए रहेंगे वो ऐसा दिए रहेंगे, सतत बारंबारिता बंटन में माध्य और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन तो निकालना है। आपको क्या रहेगा, जैसे एक तो रहेगा वर्ग बना हुआ, है ना, और दूसरा रहेगी उसकी बारंबारिता। वन बाय वन छोटी छोटी बातें देखो। वर्ग मतलब जैसे मान लीजिए 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, 20 से 30 दे दिया और 30 से 40। अब ऐसी चीजों में आप देखिए कि कोई भी डेटा जो 0 से लेकर 40 के बीच की, कोई भी संख्या जो 0 और 40 के बीच में है, अगर मान लीजिए 25 तो आप कहोगे वो इस वर्ग में आ जाएगा, आप कहोगे 35 तो वो इस वर्ग में आ जाएगा, आप कहोगे 3 तो वो इस वर्ग में आ जाएगा। मतलब जो आप संख्या लोगे उसके लिए कोई ना कोई वर्ग तो है। इसीलिए ऐसी संख्याओं को वर्गीकृत सतत बारंबारिता कहते हैं कि कोई भी चीज छूटी नहीं। आप कहोगे 20 तो सर 20 तो 2 जगह लिखा है, यहां लोगे कि यहां लोगे। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जो अंतिम बिंदु है, मतलब 0 10 10 20 20 30 30 40, ये निर्धारित आप कर सकते हैं कि आप निम्न सीमा को जोड़ रहे हैं या उच्च सीमा को जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 20 है, अगर आपने निर्धारित किया कि हम उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो उच्च सीमा में 20 यहां है तो यहां जुड़ेगा। अगर निम्न सीमा में सोचा तो निम्न सीमा में 20 यहां है तो इस वर्ग में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 30, आपने निर्णय किया कि आपको उच्च सीमा में जोड़ना है तो 30, अब 10 तो 10, 20 20, 40 तो 40 तो यही आएगा। निम्न सीमा में ये संख्या लिखी रहेगी। खैर वो चीज हमारे अभी स्कोप से ज्यादा कुछ परेशान वाली बात नहीं है। उसके बाद मान लो ये 3 बार आया, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। सो इन दिस केस आपको यहां पर निकालना पड़ता है एक्स आई, और ये बारंबारिता को ही अपन एफ आई कहते हैं। मतलब एक्स आई तो आपके पास है, एक्स आई कैसे निकलेगा? इन सभी का मध्य बिंदु। एक्स आई कैसे निकलता है कि वर्ग का मध्य बिंदु कौन सा है। जैसे उदाहरण के लिए 0 से 10 का मध्य बिंदु 5, 10 से 20 का मध्य बिंदु 15, ये 25 और ये 35। फिनिश, कुछ नहीं इससे ज्यादा। अब क्या करना है? अब एक्स आई का एफ आई दिया हुआ है, बस उसके बाद ये आंकड़ा देखने के बाद आप भूल जाइए कि ये सतत बारंबारिता है। आपके लिए ये असतत बारंबारिता बन चुकी है, बात खत्म। और अगर ये असतत बारंबारिता बन चुकी है तो इस केस में जो माध्य होगा वो ऐसे ही होगा, एफ आई को एक्स आई में जोड़ दो और सारे एफ आई से भाग दे दो या एन से भाग दे दो। एन का मतलब सारा एफ आई होगा। ये क्लियर है, और यही यहां पर माध्य भी है। फिनिश। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो यहां से कि इसे आप भूल जाइए कि ये सतत है कि असतत है। आपका एक्स बार ऐसा है। एक्स बार ऐसा आने के बाद आपने सोचा कि चूंकि मैं
हर एक्स आई में से एक्स बार घटा दूं, घटा दिया, उसके बाद उसका निरपेक्ष मान ले लूं, ले लिया, और यह करने के बाद हर एफ आई को निरपेक्ष मान में गुणा कर दिया, और इसको जोड़ने के बाद माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ जाएगा। मतलब यहां के बाद वही पुरानी प्रोसेस एम डी एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, या इसे एन भी कह सकते हो, एन, फिनिश। अब इसमें पता है एक छोटी सी विधि और होती है जो अगर आप लगाए तो काफी बढ़िया होगा। मतलब माध्य निकालने के लिए, या एम नहीं, यहां पर एक्स बार होगा, माध्य निकालने के लिए एक दूसरी विधि भी है जिसे आप लघु विधि कह सकते हैं, माध्य निकालने की लघु विधि। अब ये थोड़ा सा अपन नोट कर लेते हैं, काम की चीज है ये, है ना। लघु विधि क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार जैसे मान लो एक्स बार 30 है और एफ जो है मतलब ऐसे बड़े बड़े एक्स बार दिए और बड़े बड़े एफ दिए, जैसे मान लो एफ है 58, 40, 50, 60, 70, 80 और एक्स दिए हैं 15, 20, 30, 15, 25, 35, 45, 55, तो गुणा करना कैलकुलेटिव, काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। उसे कम करने के लिए माध्य ज्ञात करने की एक लघु विधि है जो आपको ध्यान में रखनी है, माध्य ज्ञात करने की लघु विधि। और इस विधि का नाम है, ये आपने कक्षा 10 में पढ़ी भी है, इसे कहा जाता है कल्पित माध्य। क्या कहा जाता है? कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन मेथड। विधि। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वन बाय वन ये देखो। सबसे पहली स्टेप ये है, कोई भी ए नाम की संख्या ए, मतलब कोई भी एक माध्य खुद से मान लीजिए, ठीक है, जिसे कहा जाता है कल्पित माध्य। आपका जो मन करे उस, मतलब हर एक्स आई में से या एक्स आई को छोड़ के, जैसे मान लो आपको 50 से लेकर 50 दिया, मान लीजिए एक्स आई आपने यहां से निकाला 5, 15, 25, 30, आपका जो मन करे उससे माध्य मान लो। आपका मन करे तो 5 को माध्य मानो, 15 को मानो, 25 को मानो या 35 को मानो, या इनके अलावा कोई ऐसी संख्या भी मान सकते हो जो इनमें नहीं है। जैसे मान लो आपका मन किया कि 20 को माध्य माना तो उसको भी मान सकते हो, 30 को माध्य माना तो उसको भी मान सकते हो, 40 को माध्य मानना उसको भी मान सकते हो, लेकिन अमूमनतः जो संख्या मध्य में लिखी होती है उसी को माध्य मानते हैं, उससे कैलकुलेशन और कम होते हैं। तो ए अपना माना, उसके बाद दूसरी स्टेप में आप एक वाई आई निकालिए, या इसे डी आई भी, जो आपकी मर्जी पड़े वो कह सकते हैं। आप में हर एक्स आई में से आप ए को घटा दीजिए और एक एच नाम की संख्या से भाग दे दीजिए। यहां एच का जो मतलब है, एच जो होता है ना, जैसे एक यहां जो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, इस वर्ग का अंतराल कितना, इसे कहा जाता है वर्ग अंतराल। जैसे उदाहरण के लिए ये वर्ग कितना बड़ा है, 10, 10, इनकी साइज कितनी है, 10, 10 की, तो ऐसे निकाला। उसके बाद तीसरे स्टेप में आप करेंगे, जितना भी एफ आई है उसको वाई आई से गुणा, ये सिंपल लिखेगा, और उसके बाद जितना भी आपने एफ आई वाई आई निकाला है उन सभी का योग कर दीजिए। और पांचवा स्टेप, हर एफ आई आई को अगर आप माध्य से भाग दे देंगे, आपने ए को जोड़ा किसमें, इस योग में, एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय एन, और साथ में गुणा कर दिया एच का, ये आपका वास्तविक मान आएगा। और ये क्यों किया गया, एफ आई एक्स आई का जो योग है, जो कैलकुलेशन है, उसको कम करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है। क्लियर है क्या? तो देखिए, मतलब उसके बाद बाकी सब सेम है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आ जाता, जैसे यहीं पर इसी केस में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन होता सतत बारंबारिता में, तो दूसरा केस होता। दूसरा केस क्या होता कि अगर मान लीजिए हमें वर्ग बना के दिए हैं तो हमें माध्यिका निकालनी पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए आपको वर्ग बना के दिए हैं और उस वर्ग की आपके सामने एफ आई मतलब बारंबारिता है। जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है,
ठीक है, 20 से 30 है और 30 से 40 है, और इनकी जो माध्यिका है वो 2, 4, 6 और 10 दी हुई है। अब आपको क्या करना है, हर डेटा की संचयी बारंबारिता निकालनी है, मतलब CF निकालना है। कैसे निकालते हैं CF? तो इसकी मतलब हर बारंबारिता को जोड़ते जाओ। बारंबारिता को जोड़ा मतलब 2 को 4 में जोड़ा तो 6 आया, 6 को 6 में जोड़ा तो 12 आया, 12 को 10 में जोड़ा तो 22 आया। ठीक, तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं यहां पर वर्गीकृत आंकड़ों में या सतत बारंबारिता में माध्यिका, जिसे आप M कहते हैं। तो सबसे पहले आपने निकाला CF। CF का मतलब सारी बारंबारिताओं का योग भी होता है, जोड़ के देख लो, 2, 4, 6, 6 और 6 12 और 10 22। तो सबसे पहली स्टेप आपको सब में यही निकालना चाहिए, हालांकि सारी बारंबारिताओं का योग। उसके बाद आपको n का आधा करना है। n का आधा करने के बाद यह देखना है, n का आधा करने के बाद यह देखना है कि वो कौन सी संचयी बारंबारिता है। तीसरी स्टेप में संचयी बारंबारिता जो n/2 से पहली बार बड़ी है। यह आपको देता है माध्यिका वर्ग। क्या देता है? माध्यिका वर्ग। जैसे इस केस में देखिए, n का मान आपने 22 निकाला तो n/2 आया 11। अब कौन सी संचयी बारंबारिता है जो पहली बार 11 से बड़ी है? 2 नहीं है, 6, 12 और 22। तो पहले तो 12 बढ़ा है, उसके बाद 22 बढ़ा है, तो ये आपको माध्यिका वर्ग देगा। मतलब 20 से 30 जो है वो माध्यिका वर्ग है। बात खत्म। जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है? माध्यिका वर्ग है। अब माध्यिका वर्ग से माध्यिका वर्ग डिसाइड करने के बाद आपको कुछ कुछ चीजें निकालनी है चौथे स्टेप में। क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है L, n/2 तो आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है CF, उसके अलावा F और H, ये 4 चीजें और निकालनी है। L क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जैसे इस केस में माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, तो L का मान इन दोनों की निम्न सीमा 20, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है 20। CF माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की CF। जैसे माध्यिका वर्ग कौन सा है? 12 के पहले वाला वर्ग ये, इसकी CF, तो यहां पर CF का मतलब आपके सामने 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा F, ठीक है, तो F है माध्यिका वर्ग की बारंबारिता। वो कैसे निकलेगी? तो माध्यिका वर्ग की बारंबारिता मतलब ये वर्ग माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारिता F होती है, तो ये मिला 6। और H माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल। मतलब माध्यिका वर्ग का ऊंचाई कितनी है, अंतराल कितना है। तो 20 से 30 जाने के लिए आपको 10 के योग लगा। मतलब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 30 में से 20 घटाया तो मिला 10। इतना क्लियर है? इतना निकालने के बाद आपको माध्यिका का सूत्र लगाना है, जो कि दिया जाता है कुछ इस तरह से। आप L में क्या जोड़िए? n/2 में से पहले तो CF घटाइए और F से भाग देकर H का गुणा कर दीजिए। यह होती है माध्यिका। अब जैसे यहां पर आप M निकालने जाएंगे, माध्यिका निकालने जाएंगे, तो माध्यिका कैसी? L का मान 20
है ना। मैं फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूं, L प्लस N बटा 2 में CF जोड़ा या घटाया F गुणा H। तो M का मान, L का मान 20, N बटा 2 11, 11 में से 6 गए, यहां 6 और यहां 10, तो M का मान आया 20 प्लस 5 बटा 6 गुणा 10, तो 50 बटा 6। अब 50 बटा 6 कितना होता है ये तो पता नहीं, लेकिन M का मान हो जाएगा 120 प्लस 6 170 बटा 6। ये आपका मतलब M है इस केस में। तो इस प्रकार से ये चीज यहां पर क्लियर होती है। लेकिन माध्यिका निकालने से काम चलेगा नहीं, हमें इस प्रश्न में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो तरीका वही है, उसके बाद जो भी वर्ग आपको दिया हो, जो भी वर्ग दिया हो उसकी FI दी रहेगी, वर्ग से आप मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु से आप उसके बाद माध्यिका निकालेंगे, निकाली, हर माध्यिका में से M को घटाया, हर अंतराल में से M को घटाया, और उसके बाद हर FI में M का गुणा कर दिया। यह सिंपल प्रोसेस है। और उसके बाद माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, हर FI का ये वाले का योग बटा n, n का मतलब इन सभी का योग। बाकी तरीका सेम है, वही तरीका है जो असतत बारंबारिता में था, बस यहां माध्यिका निकालना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है और वहां माध्य निकालना प्रॉब्लमेटिक है। प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न ऐसा है, आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आपको कुछ ऊंचाई दी है 95, 100, 105, 115, 155, 125, और उसके बाद 125, 135, 135, 145, 145, 155। सो डेफिनेटली यहां पर 115 होना चाहिए, है ना। 115 से 115। अब देखो 9, 13, 26, 30, 12 और 10, अगर ये दिया है तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल का काम क्या होगा? तो उस टेबल का काम होगा हमें यह बता दे कि आंकड़े कैसे कैसे हैं। तो अपन ने वर्ग बनाया और वर्ग की बारंबारिता भी हमारे सामने है, ठीक है। वर्ग क्या है? 95 से लेकर 95 से 105, 105 से 115, 115 से 125 और 125 से 135, 135 से 145 और 145 से 155। देख लो, यही है 95, 115 और उसके बाद ठीक है 9, 13, 26, 30, 12, 10, और इनकी जो बारंबारिता है वो 9, 13, 26, 30 और उसके बाद 12, 10। फाइन। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? हर डेटा का मध्य बिंदु। सबसे पहले तो यही निकालना है। तो मध्य बिंदु 95 और 105 का 100, 110, ठीक है, देख लो। उसके बाद इनका मध्य बिंदु 120 आ जाएगा, और उसके बाद इनका मध्य बिंदु आ जाएगा 135 और 100, अच्छा इसका आ जाएगा 130, इनका मध्य बिंदु 140 और इनका जो मध्य बिंदु है वो मिलेगा 150। अब यहां पे जितना xi है उसको आपको माध्य निकालने के लिए xi को fi में गुणा करने के बाद सरल करना पड़ेगा। तो बेटर है अपन माध्य कल्पित माध्य से निकाल लें, वो मतलब एक बार रिवाइज भी हो जाएगी। इसको इसमें गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं सीधा सीधा, fi को xi में गुणा करके माध्य निकाला, पर बेटर है ना हम कल्पित माध्य का प्रयोग करें। कल्पित माध्य का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनमें से किसी एक संख्या को माध्य मान लो जिसको मानने की आपको इच्छा है। तो चलिए कल्पित माध्य विधि पर चलते हैं। आंकड़ा आपके पास है। कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले हमें किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना होता है। तो मान लेते हैं जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अपन इस एक्सरसाइज में a को मान लेते हैं कल्पित माध्य। a का मतलब है 120, ठीक है। उसके बाद हर आंकड़े में से आप a को घटाकर h से भाग देंगे। h का मतलब वर्ग अंतराल, और वो है सभी वर्गों का 10। 120 से 130, 130 से 100, देखो ना, 95 से 105, 105 से 115, 10-10 का अंतराल है।
ये निकालने के लिए आपने क्या किया, हर एक्स आई में से आपने ए को घटाकर एच से भाग दिया। अब ए तो यहां पर 120 था, तो 120 को घटाकर 10 से भाग दिया है, तो 100 को 120 से घटाया, -2, -10, -20, -20 को 10 से भाग दिया तो -2, 110 को 120 से घटाया तो -1, 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद आपने हर एफ आई का इसमें गुणा कर दिया, वो थोड़ा इजी है। अब आपने क्या किया, हर एफ आई का वाई आई में गुणा किया, वाई आई का मतलब ये वाला जो आपने कैलकुलेशन किया है, तो 9 का -2 में गुणा -18, ठीक है, 13 का -1 में गुणा -13, उसके बाद 0, 30, 12 दूना 24 और उसके बाद 30। अब आपको इन सभी का योग करना है। इन सभी का योग बड़ी आसानी से किया जा सकता है, हाँ, क्योंकि ये आपको निकालना भी है और साथ ही साथ आपको n भी निकालना है। n का मतलब होता है सारे एफ आई का योग। जोड़ के देखो, 13 और 19 22, 22 और 26 22 और 20 32, 32 और 6 38, 38 और 30 68, 68 और 12 80, 80 और 10 90। ठीक है, और इन सभी का जोड़ करेंगे तो -13 और -18। देखो -18 से 24 बचाएंगे 6, 6 इस 13 को खत्म करेगा तो -7, ये सब खत्म हो गए, -7 बचा है, 30 और 30 60 और -7 53, 53। कितना आया, 53। तो ये हर एफ आई का वाई आई के साथ गुणा करने पर मिला। ठीक है, 53 है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आई होप कुछ गड़बड़ ना हो। एक बार फिर से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 -13, 30 में से ये गया था तो 120, 30 एकम 30, 12 का 2 में गुणा किया तो 24, 10 का 3 में गुणा किया तो 30, 18 में से 24 गए, 24 में से 18 गए तो 6, 6 को -13 में जोड़ा तो 7, 30 और 30 60, 60 और 7 मतलब बेसिकली 53। बिल्कुल सही है, ये मिला, ये मिला, सारे एफ आई का जोड़ आपको यहां पर मिलता है 53। उसके बाद सारे एफ आई का वाई आई के साथ जो जोड़ मिलता है वो 53 है, और उसके बाद सारे एफ आई का जो जोड़ मिलता है वो n है, जिसका मान आपने 90 निकाला है, और उसके बाद h का मान 10 है। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालिए। क्या कहता है ये, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए आपको a को सारे एफ आई वाई आई का जोड़ आपने जो किया है उसके अलावा आपको n से भाग देना पड़ेगा और h से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो 120 था, ये 53 गुणा 90 और यहां से 10। तो यार मतलब 9 से 53 कट कर मतलब कुछ सिंपल सा आंसर आना चाहिए, मेरे हिसाब से 54 होना चाहिए था। आई होप अपन यहां कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 13 26 30 12 10, तो यहां पर भी यही चीज होनी चाहिए, 9 13 26 30 12 10, 9 13 26 30 12 और 10 फाइन है, 9 13 26 30 12 10 जोड़ लेते हैं, 30 और 10 40, ठीक है, 40 और 12 52, ठीक है, 52 और मैं 26 जोड़े तो 26 और 52 और 20 72, 72 और 6 78, ठीक है, 72 और 6 78, 78 में अगर अपन 13 जोड़ते हैं तो ये होता है 91, 91 प्लस 9 100 होना चाहिए। एक बार फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर तो, ओके, 9 और 13 22, 22 और 26, 22 और 26, हाँ यही मिस्टेक हुई थी, ये 48 होंगे, 48 और 30 78, 78 और 10 88 और 12 90 की जगह होंगे 100। तो यहां से होगा 100 ये कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि जो मुझे उम्मीद थी कि इतना नहीं आएगा, इसीलिए अपन ने इस चीज को निकाला, 90 की जगह ये 100 है, कितना है 100, यहां पर भी 100 और h का मान 10 है, तो ये मिलेगा 120 प्लस 53 मतलब 5.3, तो यहां से मिलना चाहिए 125.3। माध्य इतना है। अब अगर आप इस विधि से मतलब इसकी जगह डायरेक्टली एफ आई का एक्स आई में गुणा करके माध्य निकालते तो भी दिक्कत थी। अगर डायरेक्टली आप माध्य ऐसे निकालते कि एफ आई का एक्स आई में गुणा करो और सारे एन से भाग दे दो, तो एफ आई का एक्स आई में गुणा कैलकुलेटिव है, वो इस वजह से आप यहां पर देख सकते हैं कि हर एफ आई का एक्स आई में गुणा करके आपको जोड़ना पड़ेगा।
तो यहां तो देखो 900, 1300 का 13 का 11 में गुणा किया, 26 का 120 में गुणा किया, तो दिस कैन बी कैलकुलेटिव। ऐसी एक टेबल है जो यहां पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इन सभी का जोड़ करो, मतलब इसमें जो आंसर किया है वो fi का xi में गुणा करके निकाला है। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब उसके बाद हर मध्य बिंदु में से आप x बार को घटाएंगे, ठीक है। माध्य अपना देखिए, चाहे आप माध्य इस विधि से निकाले या कल्पित माध्य से निकाले, माध्य समान आना चाहिए। एक प्रश्न को हल करने की अगर विधि दूसरी है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्न में आंसर दूसरा आएगा। माध्य हमारा यहां पर 125.3 आ रहा है, यहां तक ठीक है। हमने कल्पित माध्य प्रयोग किया, हमने डायरेक्ट fi xi प्रयोग किया, जो भी कैलकुलेशन हुआ उसके बाद हर xi में से आपको माध्य को घटाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? तो देखो कुछ नहीं, और उसका धनात्मक मान भी ले लेना, क्योंकि हमें बेसिकली निरपेक्ष मान से मतलब है। तो xi 100 में से माध्य का मतलब आपने अभी निकाला कि जो माध्य है वो वास्तव में 125.3 है। तो 100 में से 125.3 गए तो -25.3, और इसका मतलब धनात्मक में 25.3। 110 में से गए तो 15.3, 120 में से गए तो 5.3, 130 में से गए तो 4.7, 140 में से गए तो 14.7 और 150 में से गए तो 24.7। अब आखिरी में आप क्या करेंगे? आप हर fi को, जो कि आपको यहां दिख रहा है, उसको xi माइनस x बार करेंगे। तो ये अपना कैलकुलेशन सही है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 25.3, 15, 5.3, 7, 14.24, मतलब डेफिनेटली हमारा कैलकुलेशन पूरी तरह से सही है। अब उसके बाद आखिरी वाली जो स्टेप है वो क्या है कि आपको हर आंकड़े में जो आपने ये अंतर निकाला है, इसका इसके साथ गुणा करके ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो 9 का 25.3 में गुणा करना, 22 7.7, 13 का 15.3 में 198.9, ये मल्टीप्लीकेशन है सीधा सीधा। 26 का 5.3 में गुणा ये आएगा, 30 का 4.7 में गुणा ये आना चाहिए, 12 का 14.5 में ये आना चाहिए 14.7 में, और 10 का 24 पॉइंट में 247 आएगा। अब आप इसका योग कर लो बस। ये अगर मिल गया तो आंसर आपका खत्म है। यही है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो देखो दशमलव वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 7 और 2 9, 7 और 2 9, मतलब 9 और 7 हुए 16, 16 और 8 22, ठीक है। इसमें दशमलव कुछ है नहीं। 22 और 4 26, ठीक है। 16 और 8 24, 24 और 4 28, 22 और 4 26 नहीं, यहाँ पर 16 और 8 26 थे ना, बिल्कुल। 16 और 8 26, 26 और 4 28, बचे 2, वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 7 और 8 15, 15 और 7 21, 22, 22 और 1 23, 23 और 10 33, और 2 पहले के थे तो 35, हासिल 3। 2 और 9 11, 11 में और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 और 4 25 और 4 29 और 3 32, हासिल 3 फिर से, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 7 8 और 3 पहले से थे 11, तो 125.8। तो अगर आप यहां से माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना चाहते हैं तो ये योग आपका 125.7 आया। तो इस प्रश्न में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन मतलब MDM या MDX बार, जितना भी आपने FI को XI में से X बार घटाकर निकाला है, XI में से X बार घटा के निकाला है, डिवाइडेड बाय N, दैट इज 1125.8 डिवाइडेड बाय 100, 100 से भाग दिया तो 11.258। ये आपका आंसर होना चाहिए। जो जोड़ है उसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है। तो ये है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सतत बारंबारिता बंटन में। होती है कहानी समाप्त इस प्रकार।
उसके बाद आता है प्रसरण और मानक विचलन। तो देखिए, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन भी कई बार सही आंकड़े नहीं देते, इसीलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, मानक विचलन और प्रसरण निकालने के दो फॉर्मूले हैं अगर आपको बारंबारिता बंटनों पर बात करनी है तो। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मतलब ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये अपन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन में बस इनके फॉर्मूलों की आवश्यकता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए असतत बारंबारिता बंटन के लिए या फिर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अपन बात कर लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो बड़ा सिंपल आंसर फॉर्मूला है। पहले आप निकालिए प्रसरण। प्रसरण क्या होता है, उसे हम निरूपित करते हैं रो के वर्ग से, मतलब ऐसे। ये प्रसरण का होता है। कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं, आपने जो xi माइनस x बार निकाला था ना, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ माध्य की आवश्यकता है, माध्यिका की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कोई आपको कहे कि प्रसरण माध्यिका के सापेक्ष, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ माध्य की आवश्यकता है। आपने हर आंकड़े के लिए निकाला, उसका आपने वर्ग कर दिया और उसको जोड़कर n से भाग दे दिया, यही होता है प्रसरण। सिंपल सा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मानक विचलन का, जो कि मैंने आपको बताया था कि कुल 4 तरह की चीजें आपको पढ़नी है। एक तो था परिसर, दूसरा माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन और चौथा ये मानक विचलन है। इसको निकालने का तरीका, इसको निरूपित किया जाता है रो से। अब रो का वर्ग अगर ये है तो रो मतलब इसका वर्गमूल। सीधी सीधी बात है, इसको लिखा जाता है, जो प्रसरण हम निकालते हैं ना, उसका वर्गमूल लिख दो तो मानक विचलन आ जाता है। मतलब आपने जो ये ऊपर निकाला xi माइनस x बार का वर्ग डिवाइडेड बाय n, इसी का वर्गमूल होता है मानक विचलन। सिंपल सी बात है। अब सीधी बात है कि मानक विचलन निकालने के लिए प्रसरण तो निकालना पड़ेगा, इतना ही है ना। अंग्रेजी में मानक विचलन को वेरिएंस कहते हैं और इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। फिनिश। बस इतना सा है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अगर यहीं पर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यार, चिंता की बात नहीं है। दूसरा, एक असतत बारंबारिता बंटन के लिए मानक विचलन क्या होगा। तो असतत बारंबारिता बंटन में मानक विचलन, तो प्रसरण निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं, प्रसरण कैसे निकलेगा, रो का वर्ग, और यहां पर क्या आखिरी वाली टेबल क्या बनी थी, fi xi माइनस x बार का वर्ग, इन सभी को जोड़ दो, भाग दे दो n से, ये प्रसरण है, क्योंकि यहां बारंबारिताएं आ जाएगी। दूसरा मानक विचलन, रो, इसे कैसे निकालेंगे, तो प्रसरण का वर्गमूल, खत्म बात। और ये क्या होगा, तो ये जितना भी हमने ऊपर निकाला ना, सिग्मा fi xi माइनस x बार का वर्ग, उसको n से भाग दे दो, जहां x बार माध्य है, मतलब यहां माध्य तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। यह है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए या असतत बारंबारिता बंटन के लिए। बारंबारिता यदि xi दिया उसका f दिया, xi दिया उसका f दिया, एक आया है 10 बार, 2 आया है 20 बार, ऐसे कुछ। तीसरा केस सतत बारंबारिता के लिए। अब यहां सतत हो चुका है, सतत के लिए भी सेम सूत्र है। बस सतत में क्या हो जाएगा, आपको xi नहीं दिया जाएगा, वर्ग दिए जाएंगे, वर्ग से मध्य बिंदु आपका xi हो जाएगा, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है। तो एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब ये आंकड़े कौन से हैं, अवर्गीकृत। इसमें वर्गीकृत भी ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लो वर्गीकृत होता तो क्या होता, वर्गीकृत होता तो मान लेते कि 6 से 10 होता या 6 से 8 होता या कुछ भी होता, ऐसे ही आंकड़े होते, तो उसका मध्य बिंदु निकालना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहां पर वो मध्य बिंदु दिया है, चिंता की बात नहीं, इसी में सारे केस अपने कवर भी हो जाते हैं।
यही आपका जो केस है वो इंपॉर्टेंट है। 4 दिया है, ठीक है, उसके बाद 8, 11, 17, 20, 24, 32, अगले पन्ने पर चलते हैं, जरूरी है। एक्स आई और एफ आई आपको दिए गए हैं। कुछ इस तरह से, कैसे? 4, उसके बाद 8, फिर 11, ओके, उसके बाद 17, 20, 24, 17, 20, 24 और आफ्टर दैट 32। और इनकी बारंबारिताएं भी दी है। कितनी दी है? बारंबारिताएं 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 3, 5, 9, 5, 4, 3 और 1। माध्य विचलन हो, प्रसरण हो, मानक विचलन हो, कुछ भी निकालने के लिए आपको सबसे पहले सारी एफ आई का योग चाहिए होता है। पहला स्टेप आपको क्या चाहिए? सारी एफ आई जितनी भी है उन सभी का योग, जिसे आप एन से निरूपित करते हैं। तो क्या इनको जोड़ लो यार, 3, 5, 8, 8 और 9, 17, 17 और 5, 22, 22 और 4, 26, 26 और 4, 30। देख लो 30 आ रही है ये। तो सारी एफ आई का योग जिसे आप एन कहते हैं वो 30 आया। अब उसके बाद आपको मानक विचलन और प्रसरण निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपको माध्य चाहिए। तो आपको निकालना पड़ेगा यहां पर माध्य। माध्य निकालने का तरीका, एक्स आई दिया है, या तो आप कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं, और अगर आप अच्छा, कल्पित माध्य विधि कब लगती है? जब बारंबारिता सतत होती है। यहां सतत नहीं है, कल्पित माध्य विधि सतत बारंबारिता में लगती है, यहां पर तो सतत है नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे एक्स आई को एफ आई में गुणा करने से। किसमें? एक्स आई को एफ आई में गुणा करने से। वो कैसे करेंगे? 4 को 3 में गुणा किया तो 12, 8 पंजे 40, 99, ठीक है, 17 पंजे 85, 20 चौक 80, 72 और 32। और उसके बाद इन सभी का योग भी आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माध्य आपको ही निकालना है। तो दूसरी स्टेप में मैं एफ आई का एक्स आई में गुणा करने की तरफ जा रहा हूं। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, इन सभी को जोड़ दो यार, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 हासिल 2, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 8 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हुए 11, 11 और 5 14, 14 और 4, एक बार फिर से 11, 11 और 5 14, 14 और 4 28, 18 20 कैसे हो गए? ओके, मतलब यहीं कहीं अपन ने गड़बड़ की है। लेट्स वेरीफाई वंस अगेन। 2 और 9 11, 11 और 5 14, 16 और 18 हासिल आएगा 1, ठीक है। उसके बाद 1 और मतलब 5, 5 और 9 13 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 10 40, 40 और 1 41, ऐसा कुछ है। आई होप ये क्लियर है कैलकुलेशन, ठीक है। इसको एक बार वेरीफाई भी अपन इस टेबल से कर लेते हैं। 420 आ रहा है यार, अपन कहीं गड़बड़, मतलब सही थे पहले, ओके। अपन ने 12 वाला कैलकुलेशन शायद नहीं किया होगा, है ना। चलो ठीक है, 12 वाला कैलकुलेशन है, मतलब ये 420 ही आ रहा है बिना किसी समस्या के। मान लेते हैं 420 है, कैलकुलेट अपन पहले तो कर चुके थे एक बार, ठीक है। कहीं बारंबारिता तो अपन ने गलत नहीं लिखी है, बिल्कुल नहीं लिखी है, गुणा भी अपना सही है, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन 420 आया। 420 के बाद का जो कैलकुलेशन है वो देगा आपको माध्य। माध्य कैसे? तो माध्य कुछ इस तरह से कि जितना भी एफ आई एक्स आई आया है उसको आप सारे एन से भाग दे दो, मतलब 420 को 30 से भाग दे दो, तो ये मिलेगा 14। माध्य कितना आया? 14, ठीक। अब हर आंकड़े को जो आपके सामने एक्स आई है उसको 14 में से या उसमें से 14 घटाते जाओ। 4 में से गए तो -10, 8 में से गए तो -6, 11 में से गए तो -5, 17 में से गए तो 17 में से 14 गए तो 3, 20 में से गए तो 6, 24 में से गए तो 10 और 32 में से गए तो 12। 12 नहीं यार, 32 में से 12 6, मतलब बेसिकली 18, है ना। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद ये जो आपने एक्स आई में से 14 घटाया है इसका आपको वर्ग करना है, सिंपल सा।
तो कैसे करेंगे यार, 10 का वर्ग 100, 36, 25, 9, 36, 100 और 18 का 324। आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ठीक है, ऐसा कुछ 100, 36, अच्छा ठीक है, अभी तो अपन कैलकुलेशन ही कर रहे, देख लो 100, 36, 25, 9, 36, 100 और 324, ये कैलकुलेशन। आखिरी स्टेप में आपने जो ये FI निकाला है इसका लास्ट वाली टेबल में कैलकुलेशन करके वर्ग कर दो। असतत बारंबारिता के लिए हमारे फॉर्मूले में यही चीज आ रही थी, मतलब 100 का 3 में गुणा करोगे तो 300, 36 का 5 में करोगे तो 180, 25 का 9 में करोगे तो 225, 9 का 5 में करोगे तो 45, 36 का 4 में करोगे तो 144, 300 और ये 324। और इन सभी का योग आपको करना है FI XI का, ये फाइनल है, मतलब इसकी आवश्यकता है जो कि 1374 आना चाहिए। तो लेट सपोज दिस इज 13.74, कैलकुलेशन करने पे ये आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5, 5, 10 और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, आई होप देयर इज नो मिस्टेक। 9 का 9 में गुणा करना था ना, 9 का हमने किस में गुणा किया है, वेट, फिर अपन ने कहीं कोई मिस्टेक तो की है। 9 का 25 में गुणा, यहां पर 5 है क्या 17 के आगे, 17 के आगे 5 है, ये भी ठीक है। 9 का इस 9 में गुणा है जो कि आ रहा है 81, मतलब यहां पर -3 आना चाहिए था, सही बात है। यहां कैलकुलेशन में मिस्टेक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों है, 11 में से 14 घटाओगे तो -3 आएगा और -3 का वर्ग 9 होगा और यहां आएगा 81। अब ठीक है, जोड़ लो अब एक बार फिर से, 4 और 1 5, 5 10 और 4 14 हासिल 1, बात सही है। 3 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 और 1 24 2 26 और एक पहले से 27 हो गए, 7 हासिल 2, 3 और 1 4, 5, 5 और 6 11 और 2 13, सही है 1374। बस हो गया अपना आंसर फिक्स। आंसर क्या कि आपके सामने चौथी स्टेप है, वो निकालना है आपको प्रसरण, जिसे अपन कहते हैं प्रसरण। वो कैसे निकलता है, तो वो ऐसे निकलता है कि आपने जो भी FI और उसके बाद XI में से x बार को घटाकर उसका वर्ग निकाला है, उसमें से आप n का भाग दे दीजिए, यही। तो आपके सामने ये तो मिला है कुछ ऐसा 1374 डिवाइडेड बाय 30। अब अगर ये प्रसरण है, कैलकुलेशन इसको सिंपल करने की आवश्यकता दशमलव में लाने की नहीं है। पांचवा है मानक विचलन, तो वो होता है प्रसरण का वर्गमूल, और प्रसरण का वर्गमूल मतलब आपने जो निकाला ना 1374 डिवाइडेड बाय 30, ये आपके दो आंसर है मानक विचलन और प्रसरण के, जो आपसे प्रश्न में पूछे हुए थे। यहां पर इस प्रश्न का ये जवाब है। आगे बात करते हैं अगली स्टेप की तरफ कि मानक विचलन और प्रसरण ज्ञात करने की कोई लघु विधि भी है क्या। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको मानक विचलन और प्रसरण में काम दे देगा। ये आप सतत या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कर सकते हैं, अवर्गीकृत के लिए तो सिंपल है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है। इसके अलावा दूसरी एक और विधि है जो अपन निकालेंगे, ठीक है। एक लघु विधि है बेसिकली, उसे भी निकाला जा सकता है, और एक फॉर्मूला भी है दूसरी तरह का। प्रसरण निकाल लेते हैं, मानक विचलन तो उसका वर्गमूल आ जाता है, चिंता की बात नहीं है ना। तो एक तो विधि ऐसी है कि अगर आप प्रसरण निकालने जाएंगे तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले n का वर्ग कर दीजिए और उसके बाद जितना भी n है उसका इसमें गुणा कर दीजिए, हर fi का xi के वर्ग में। अब xi का वर्ग का fi में गुणा करना आसान है क्या? नहीं है। उसके बाद उसमें से माइनस हर fi को xi में से गुणा करने के लिए वर्ग कर दीजिए, इसमें से कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव तरीका है, इसीलिए इसको फॉलो कम ही किया जाता है, ठीक है। यहां से ये प्रसरण हुआ है, ये क्या था? प्रसरण था। अभी अगर आपको मानक विचलन निकालना है इस केस में, तो ये बड़ा सिंपल है कि आप प्रसरण का वर्गमूल कर दीजिए, जो आपके सामने लिखा है ये फॉर्मूला। अभी दूसरा फॉर्मूला थोड़ा अच्छा है, सिंपल है, कैलकुलेटिव कम है।
कैसे? तो वो ऐसे कि आप प्रसरण को ऐसा कर दीजिए, रो का वर्ग बराबर 1/n का वर्ग, ये तो आप लिख ही रहे हो, ठीक है, n गुणा सिग्मा एफ आई, इसके आगे वाई आई का वर्ग कर दीजिए। अब ये वाई आई क्या है मैं आपको बताता हूं, माइनस जितना भी एफ आई है उसमें से वाई आई का गुणा करके वर्ग कर दीजिए। और यह करने के लिए आपको यहां h के वर्ग से गुणा करना पड़ेगा। अब ये सब चीजें क्या है, ये बड़ा सिंपल है। आप एक वाई आई परिभाषित कीजिए, हर आंकड़े में से आप माध्य को घटा दीजिए, है ना। वाई आई का मतलब है हर आंकड़े में से माध्य को घटा दीजिए और भाग दे दीजिए h से। मतलब वही जो तरीका अपन वहां फॉलो करते थे, कहां पर बेसिकली जब हमने इसके बारे में बात की थी या जब हमने देखा था, या माध्य को ना घटाए तो आपका जो मन करे उस संख्या को घटा दीजिए, ठीक है, जो मन आपका करे। मैं माध्य के बारे में बात कर रहा हूं, मैं माध्य घटा देता हूं, ठीक है। कल्पित माध्य विधि में अपन ने h के बारे में बात की थी। h जो है वो वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल है तो ये वास्तव में कब परिभाषित होगा? तो ये वर्ग अंतराल जो परिभाषित, मतलब ये जो विधि है वो वास्तव में सतत बारंबारिता बंटन में प्रयोग होगी। कब? सतत में। और ये विधि कब प्रयोग होगी? असतत में। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप इन्हें फटाफट चाहे तो लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अगर आप xi में से x बार ना भी घटाते हैं तो आप कोई एक संख्या भी घटा सकते हैं a, जिसे आप कल्पित माध्य कह सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी पड़े वो माध्य कह दो, मतलब आपका मर्जी पड़े वो आप यहां संख्या लिख सकते हैं, कल्पित माध्य। सिंपल सा तरीका ये है। सो इन दिस केस आपको माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। और ये वाला कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाता है जब हम हमारी मर्जी से कोई भी a, मतलब हर xi में से उसे घटा दो। h का मतलब वर्ग अंतराल है और n का मतलब तो आप जानते ही हो। तो इस पर आपको ज्यादा सवाल देखने को मिले, मतलब इस पर जो कैलकुलेशन है वो काफी सिंपल और कम हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आपको सब दे दिया है, आपको माध्य भी पूछा है, प्रसरण भी पूछा है, मानक विचलन भी पूछा हुआ है। और ये आंकड़े 30 से 40 3 में, 40 से 50 7, 50 से 60 12, 60 से 70 15, 70 से 80 8, और उसके बाद 80 से 90 3 और 90 से 100 में है 2 लोग। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज यहां देखनी है। क्या देखना है? कि ये आंकड़े कौन से हैं, वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है। आपको क्या देखना है? ये आंकड़े वर्गीकृत है या नहीं। वर्गीकृत है। किस तरह का वर्गीकृत है? सतत बारंबारिता। तो अगर ये सतत बारंबारिता है तो मैं पुराने वाला जो स्लाइड है उसमें अपन ने जो फॉर्मूले लिखे थे यहां पर माध्य विचलन के, उन्हें लिख सकते हैं। अगर ये सतत, ये वर्गीकृत आंकड़े है तो मैं यहां पर कौन से वाले फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर सकता हूं ना, अगर ये सतत बारंबारिता है तो एक बार ये बारंबारिता को लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। इसे हटाते हैं इस टेबल को, और इस टेबल की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग क्या क्या दिया है और उसकी बारंबारिताएं क्या दी हुई है। ठीक है, प्रश्न यहां पर है और ये सब चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100। तो 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 और 90 100 बारंबारिताएं। तो 3 7 12 15 8 3 और 2, 3 7 12 15 8 3 और 2, 3 7 12 15 8 3 2, 3 7 12 15 8 3 2। तो सबसे पहले आप n का मान निकाल लीजिए। n का मतलब है सारी fi का जोड़ n कहलाता है, वो कितना है।
तो 7 3 10 और 12 22, 22 और 10 32, 32 5 37, 37 और 8 45, 45 और 5 50, तो सारे n का मान 50 है। उसके बाद आप यहां पर एक xi आपको निकालना पड़ेगा, मतलब हर वर्ग का मध्य बिंदु। ये सतत बारंबारिता बंटन को आप असतत में तोड़ रहे हैं, मतलब xi निकाल रहे हैं। 30 और 40 का मध्य बिंदु 35 आएगा, 35 और 40 का मध्य बिंदु 45 आएगा, 45 और 50 का, इसका 55, 65, 75, 85 और 95। उसके बाद आपको एक yi परिभाषित करना पड़ेगा। yi है, आप हर xi में से एक कल्पित माध्य घटाकर h से भाग दे दीजिए। अब ये चीज है क्या, इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो मर्जी करें, आप यहां पर कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो कल्पित माध्य को, जो मध्य बिंदु होता है उसे कल्पित माध्य मान लेते हैं। 65 हमने कल्पित माध्य मान लिया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। a का मतलब 65, वर्ग अंतराल का मतलब 10। a का मतलब कितना, 65, वर्ग अंतराल का मतलब 10। ठीक है, तो एक काम किया आपने, 35 में से 65 घटाया तो -30, -30 बटा 10, -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। कैलकुलेट कर लो। अब उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से आपको yi का वर्ग निकालना है, yi को fx में गुणा करना है, यह भी निकालना है। तो आप बेसिकली सबसे पहले fi का yi में गुणा कर दीजिए। fi का yi में गुणा किया तो यह मिला -9, -14, -12, 0 और उसके बाद 8, 6 और यहां पर भी 6। एक बार अपन इस टेबल से इस चीज को वेरीफाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। 65 आपने कल्पित माध्य माना और उसके बाद ये चीजें यहां पर दी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा टारगेट है कि हम yi का वर्ग करें। yi का वर्ग करें मतलब देखो बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, उसमें yi का वर्ग आपको बोला हुआ है। जो भी फॉर्मूला है उसमें yi का वर्ग बोला है। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार याद जरूर कर लेना। ठीक है, देखो yi का fi में गुणा निकाला, ठीक है, और उसके बाद yi का वर्ग भी करना पड़ेगा। yi का वर्ग क्यों, सीधी सीधी बात है कि आपने जो फॉर्मूला देखा था उसमें सिग्मा fi yi का वर्ग था, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो -3, -2, -1 का 9, 4, 1, 0, 1, 4 और 9। आफ्टर दैट आप हर fi को yi के वर्ग में गुणा भी करेंगे। इसको इसमें गुणा 27, ठीक है, 28, 12, 0, 8, 12 और 18। बस ये इतनी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद आपको छोटी छोटी 3-4 चीजें निकालनी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर fi xi का योग भी निकालना है, मतलब कितना fi xi है। तो fi xi कैसे निकालोगे, इन सभी का योग कर दो। 9 में से 9 और 14 -23 और उसमें 12 35 है ना, जोड़ लो यार, ये 26 और 9 35, ये हुआ 6 दूनी 12 और 8 20, तो -15 तो ये आया। दूसरा, जितना भी आपने fi yi का वर्ग किया है वो भी निकाल लो, ये वाला। तो ये मिलेगा 27, 28 और 12, 12 और 28 40, 40 और 27 67, 67 में अगर 8 जोड़ोगे तो 75, 75 में 12 जोड़ोगे तो 87, 87 में अगर 18 जोड़ा तो 105। कितना, 105। बस मामला क्लियर। चलिए माध्य निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, माध्य। आपको पहले ये बोला है ना x बार, कौन सी विधि से, तो यहां पर एक फॉर्मूला था, अपन ने लिखा था कि जितना भी fi के साथ yi आता है उसको आप भाग दे दीजिए n से और गुणा कर दीजिए h से। यह विधि थी कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य निकाल तो लिया अपन ने। a का मान तो 65 माना था, इसका मान आया -15, n का मान 50 और h का मान जो है वो 10 है। यही था ना, देख लो, h मतलब वर्ग अंतराल जो कि 10 है, a का मान 65 -15 इसका योग, ये वाला।
n का मान 50, तो रख दो -65 -3 या -65 -3 मतलब 62, ये निकला माध्य। पहली बात। दूसरी बात, आपको निकालना है प्रसरण। प्रसरण प्रश्न में बोला है, इसलिए कैसे निकलेगा? h के वर्ग को n के वर्ग से भाग देकर, ठीक है। उसके बाद जितना भी आपने fi xi निकाला है, fi yi निकाला है, उसका वर्ग माइनस जितना fi yi किया है उसका वर्ग। यहां yi का वर्ग है, बाद वाले में fi yi का वर्ग है, तो h का वर्ग तो हुआ 100, n का वर्ग, n चूंकि 50 है तो 50 का वर्ग 2500 माइनस n 50 fi yi का वर्ग, fi yi का वर्ग ये 105 आना चाहिए, है ना। इनकी जो टेबल बनी है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 105 है तो यह आना चाहिए 105, ठीक है। तो 105 माइनस ये वाला योग 15 है तो -15 का वर्ग, तो बस इसको इससे काटा, इसको इससे काटा तो 1/25, ठीक है। अगर इससे गुणा करेंगे तो बाद में देखते हैं गुणा करने पर क्या आता है, पर ये 105 है और ये 225 है। इसको सिंपल करना है तो कैलकुलेशंस में क्या करना होता है बेसिकली, अगर ऐसा कैलकुलेशन है जितना कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लो, यहां से और यहां से आप 25 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप 25 कॉमन निकाल सकते हैं तो देखो यहां पर 25 बाहर आएगा और यहां पर भी 25 पहले से था, 50 में से 25 गया तो 2, तो ये 210 माइनस 1, 2 बचेगा, 105 का डबल 210, बस। तो यहां से आंसर आना चाहिए, अच्छा 1 नहीं 9 बचेगा, एक 925 का 225 का 9 गुणा, तो रो का वर्ग ये कैंसल, ये बचा 201, ये आया आपका प्रसरण। क्या है? प्रसरण। और उसके बाद तीसरी घटना मानक विचलन। मानक विचलन क्या है? तो रो का वर्ग का वर्गमूल मतलब प्रसरण का वर्गमूल, तो 201 का वर्गमूल, दैट इज द फाइनल आंसर। प्रसरण के बाद मानक विचलन वर्गमूल लेने पर आ जाएगा, ये कैलकुलेशन फाइनल आपका उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए, तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है यहीं पर। बढ़ते हैं आगे, और आगे अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ लगातार जुड़े हैं और मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपके सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com और वहां पर जाते ही आपको सीबीएसई हिंदी माध्यम दिखेगा, उसका चयन कीजिए, कक्षा 11वीं का चयन कीजिए। जो वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको यहां पर बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। 11वीं कक्षा में गणित विषय का चयन कीजिए। गणित विषय का चयन करते ही आपको यहां पर एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो दिखेगा, नीचे जाकर चैप्टर्स के नाम रहेंगे, जिस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उस चैप्टर का जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपके सामने लिखे आएंगे। जिस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियो आपके सामने, मतलब जिस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हर टॉपिक का एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म। बाकी आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आपके स्कूल का समस्त पाठ्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी विद्यार्थी को कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको सारे बोर्ड के लिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।